जय हिंद। सबसे पहले आज के क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप सबको शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई। आज हमारे पहले प्रथम उपराष्ट्रपति एक महान शिक्षाविद दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके सम्मान में आज हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए माननीय उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत सत नमन, और आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद आप सब हमेशा खुश और स्वस्थ रहें, और आप सब जिस लक्ष्य को अपने मन में बैठा के रखे हैं, हम अपने ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सबको अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। राजनीति शास्त्र खंड व चैप्टर 5, राजनीति शास्त्र खंड व चैप्टर 5, जिसका नाम है उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया या दक्षिणी एशिया। उत्तर शीत युद्ध का मतलब होता है शीत युद्ध के अंतिम चरण में, मतलब शीत युद्ध के दौरान जब उसका अंतिम अवसान की स्थिति आ गया था, तो उस समय हमारे दक्षिण एशिया के जो प्रमुख देश थे उनकी स्थिति क्या थी। तो आप सभी जानते हैं एशिया महादेश विश्व के 7 महादेशों में क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महादेश है। एशिया महादेश जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। विश्व की 60% आबादी एशिया महादेश में निवास करती है। एशिया महादेश में जनसंख्या इतना ज्यादा है कि एशिया महादेश को मानव का घर और विश्व जनसंख्या की टोकरी के नाम से जाना जाता है। एशिया महादेश को सुविधा के दृष्टिकोण से कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे उत्तर एशिया के देश, दक्षिण एशिया के देश, पूर्व एशिया के देश, पश्चिम एशिया के देश, मध्य एशिया के देश, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एशिया के देश। मतलब कुल मिलाकर अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से भूगोलवेताओं ने, राजनीतिज्ञों ने एशिया महादेश को 8 भागों में बांटा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो आप सभी जानते हैं कि ईरान से मिस्र तक का जो क्षेत्र है, ईरान से मिस्र तक का क्षेत्र, हालांकि मिस्र अफ्रीका में पड़ता है, लेकिन ईरान से मिस्र तक का जो पट्टी है उसे पश्चिम एशिया कहा जाता है। म्यांमार से फिलीपींस, म्यांमार, ये म्यांमार है पूरा, ये जो मैं कटिंग किया हूं, ये डॉट लाइन, ये पूरा म्यांमार है। तो म्यांमार से पूरब का जो क्षेत्र है, म्यांमार से इधर का जो भी क्षेत्र होगा उसे हम पूर्व एशिया का देश या दक्षिण पूर्व एशिया का देश कहते हैं। उसके बाद भारत या चीन से जो नीचे साइड का जो देश है उसको हम दक्षिण एशिया का देश कहते हैं। तो भारत के नीचे मतलब दक्षिण जो देश है उसे हम दक्षिण एशिया के देश के नाम से जानते हैं, और भारत दक्षिण एशिया का एक देश है। तो आज के इस क्लास में हम सब दक्षिण एशिया के देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, और यहां यह देश है छोटा सा घेरा, यह है भूटान। इन 4 देशों के राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्रम में हम सबसे पहले आते हैं
पाकिस्तान को। हम सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान को। तो आप देख रहे हैं ये हमारा भारत का मानचित्र है। भारत, और भारत के अगर ऐसे एक रेखा खींच दिया जाए, ऐसे एक रेखा खींच दे तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। तो ये जो मेरा पाकिस्तान पड़ता है यह उत्तर और पश्चिम, पाकिस्तान जो है भारत के उत्तर और पश्चिम के कोना में पड़ता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था और पाकिस्तान दो बने। इसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान, और 14 अगस्त 1947 को भारत के पूर्व में भी एक पाकिस्तान बना था जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, और 1971 से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये पूरा एरिया यहां से पूरा घेरा हुआ जो खाली क्षेत्र है यही बांग्लादेश है, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और बांग्लादेश की स्थिति को आप देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश के उत्तर में भारत है, पूरब में भारत है और पश्चिम में भी भारत है। मतलब बांग्लादेश के तीन तरफ से, इसके तीन तरफ से इंडिया है, और दक्षिण से क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। पाकिस्तान दो बने, एक भारत के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के पूरब में जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान, इसकी राजधानी थी, इसकी पहली राजधानी थी लाहौर। पाकिस्तान की पहली राजधानी मतलब 1947 से 1965 तक पाकिस्तान की राजधानी कहां थी, लाहौर थी। लेकिन 1965 के बाद पाकिस्तान की राजधानी हो गई इस्लामाबाद। मतलब आप जान ले पाकिस्तान की राजधानी जो है लाहौर थी 1947 से लेकर 1965 तक। लेकिन भारत के आर्मी 1965 की लड़ाई में जब लाहौर तक अपना कब्जा जमा लिया तो पाकिस्तान ने लाहौर की जगह इस्लामाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। तो पाकिस्तान की जो वर्तमान राजधानी है वह कौन है, लाहौर है। और लाहौर से पहले कहां थी, सॉरी इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद से पहले कहां थी, तो लाहौर थी। भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, भारत के 4 ऐसे राज्य हैं, हालांकि एक केंद्र शासित हो गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से मिलते हैं। ये 4 जो ऐसे राज्य हैं भारत के, यह किससे सटते हैं, पाकिस्तान से सटते हैं। 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से सटती है। पाकिस्तान का गठन 14 अगस्त 1947 को हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया है। पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। और पाकिस्तान का गठन द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय धर्म है वह इस्लाम है, मुसलमान धर्म है। पाकिस्तान आजाद होने के बाद 1956 ईस्वी में पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ। मतलब पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ, तो पाकिस्तान का संविधान 1956 ईस्वी में लागू हुआ। और 1956 में जब पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ तो इसे संसदीय शासन प्रणाली वाला देश बनाया गया। और पाकिस्तान प्रारंभ में यह तय किया था कि 2 पाकिस्तान बने थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। यह तय किया गया था आजादी के समय कि 5 वर्ष पश्चिमी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पूरे पाकिस्तान का शासन देख रेख करेगा और अगले 5 वर्ष पूर्वी पाकिस्तान का कोई जो प्रभावशाली प्रमुख नेता होंगे वो पाकिस्तान के शासक बनेंगे। 1956 में संविधान लागू हुआ, शासन प्रक्रिया की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। लेकिन 56 में संविधान लागू हुआ और 1958 ईस्वी में फील्ड मार्शल
सेना के प्रधान फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाकिस्तान के तख्त को पलट दिया। मतलब पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन की स्थापना 1958 ईस्वी में फील्ड मार्शल अयूब खान के नेतृत्व में हुआ था। अयूब खान ने 1958 ईस्वी में, याद रखेंगे, पाकिस्तान में पहली बार सैन्य शासन की स्थापना, सैन्य शासन पहली बार 1958 ईस्वी में हुआ। किसके नेतृत्व में? तो अयूब खान के नेतृत्व में। अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में 1958 ईस्वी में सैन्य शासन की स्थापना हुई। अयूब खान सत्ता प्राप्त करते ही जो राष्ट्रपति थे सिकंदर मिर्जा को राष्ट्रपति के पद पर से क्या कर दिया? हटा दिया और अपने हाथ में सत्ता के ले लिया। और 1963 ईस्वी में पाकिस्तान का एक नया संविधान बना, पुनः अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वाला संविधान बना। लेकिन संयोगवश 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान भारत से क्या हो गया? पराजित हो गया। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर तक भारत के सैनिक जा पहुंचे, लाहौर पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन 1966 में सोवियत रूस के मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुआ। उस संधि को हम ताशकंद संधि या ताशकंद समझौता कहते हैं। उस ताशकंद समझौता के तहत यह तय हुआ कि युद्ध से पहले भारत का जहां तक सीमा था वहां चल जाए और पाकिस्तान जहां तक था वहां तक चल जाए। मतलब भारत युद्ध में तो जीत गया, लेकिन ताशकंद समझौता में, ताशकंद संधि में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। 1963-65 की लड़ाई में जब पाकिस्तान भारत से क्या हो गया? हार गया। अयूब खान के नेतृत्व में भारत से पाकिस्तान की सैनिक क्या हो गई? हार गई। इसका परिणाम यह हुआ 1965 में पाकिस्तान में से अयूब खान के शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। और 1965 में अयूब खान की जगह याहिया खान पाकिस्तान के नए शासन के शासक के प्रधान बने, नए राष्ट्राध्यक्ष बने। जब याहिया खान 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के नए प्रमुख बने तो उसके बाद 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुआ। तो 1970 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो तय था कि 1970 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान के एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। समझौता के तहत 1970 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाने की बात हुई थी। और शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के प्रधान थे, अवामी लीग के नेता थे। मैं राष्ट्रपति नहीं, वहां प्रधानमंत्री बनने के लिए तो पूर्वी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का निश्चय किया गया कि शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब 1970 में चुनाव हो गया तो शेख मुजीबुर रहमान ने समझौता को याद दिलाया कि समझौता के तहत 1970 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान के नेता अवामी लीग के प्रधान शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो याहिया खान ने शेख मुजीबुर रहमान के बातों को मानने से इनकार कर दिया, समझौता को अमान्य कर दिया। इस कारण शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में स्थिति ज्यादा खतरनाक हो गई। स्थिति इतनी आगे बढ़ गई कि पुनः 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। हालांकि उस 1971 की लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता किया था और भारत की सहायता पूर्व सोवियत संघ मतलब वर्तमान रूस ने किया था। और भारत ने 1971 की लड़ाई में भी पाकिस्तान को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। जब पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में पराजित हो गया तो पुनः याहिया खान 1971 के युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान से याहिया खान का सत्ता क्या हो गया? समाप्त हो गया। और याहिया खान के सत्ता का जब समाप्त कर दिया गया तो याहिया खान के बाद बेनजीर अली भुट्टो, मतलब यहां भुट्टो को बेनजीर अली भुट्टो को सत्ता संभालने को अवसर मिला। स्थिति अब अच्छी चलने लगी।
लगातार 1971 तक 1958 से 71 तक पाकिस्तान में सैनिक शासन रहा। 71 की लड़ाई के बाद बेनजीर अली भुट्टो वहां के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता को संभाला। हालांकि 1972 में जब पुनः पाकिस्तान का एक नया संविधान बना, तो 72 में जब नया संविधान बना पाकिस्तान में, तो पुनः बेनजीर अली भुट्टो ने पद पर से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद भुट्टो को उन्हें मृत्युदंड की सजा आने वाले अगले प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था, फांसी की सजा दे दिया था। और मृत्युदंड के बाद बेनजीर भुट्टो की मृत्यु के बाद लियाकत अली खान पुनः पाकिस्तान के क्या बने, जियाउल हक पुनः पाकिस्तान के क्या बने, मतलब भुट्टो के बाद जियाउल हक, भुट्टो के बाद जियाउल हक बने, याद रखेंगे। अयूब खान के बाद भुट्टो साहब बने, और भुट्टो के बाद जियाउल हक बने। पाकिस्तान की स्थिति लगभग ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 1999 ईस्वी की बात है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध प्रारंभ हो गया। तो कारगिल युद्ध के समय 1999 के कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ थे, और नवाज शरीफ को सेना के प्रधान जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता से हटा दिया, और पुनः 1999 ईस्वी में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। और 1999 ईस्वी से लेकर आपको बता दें 2003 ईस्वी तक लगातार तानाशाह के रूप में शासन करते रहे। और 2003 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो शौकत अली को प्रधानमंत्री का पद मिला, और नवाज शरीफ अपने हाथ में राष्ट्रपति का पद लिए रहे। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के विरुद्ध, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से भगा दिया गया, और जनरल परवेज मुशर्रफ के विरुद्ध पाकिस्तान में जहां तहां आवाज उठने लगी। पुनः 2008 ईस्वी में लोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान में जब चुनाव हुआ तो जनरल परवेज मुशर्रफ को सत्ता से त्याग पत्र देना पड़ा, और जरदारी वहां के क्या बने, राष्ट्रपति बने। और बाद में पुनः नवाज शरीफ वहां सत्ता में आए, और नवाज शरीफ जब सत्ता में आए तो कुछ दिनों के बाद वह पनामा केस में एक मुकदमे में फंस गए, उनको त्याग पत्र देना पड़ा। और 2017 में जब वहां उन्होंने त्याग पत्र दिया तो 17 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो एक पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया, जो पाकिस्तान तहरीर ए हिंद पीटीआई, पाकिस्तान तहरीर ए हिंद के नेता है, उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। और इमरान खान वर्तमान समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा मामला आता है नेपाल का। दूसरा मामला किसका आता है, नेपाल का आता है। आप ये देख पा रहे होंगे नेपाल, हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल भारत के उत्तर में, नेपाल के तराई में बसा हुआ एक पर्वतीय देश है। और नेपाल की राजधानी की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहां है, काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और बहुत ही छोटा राज्य है नेपाल। यहां 7 जिले हैं, और भारत के कई राज्य, जैसे भारत के कई राज्य नेपाल से मिले हुए हैं, जैसे उत्तराखंड नेपाल से सटे भारत का राज्य है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंग, उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला जो राज्य देख रहे हैं सिक्किम है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। नेपाल बहुत पुरानी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला देश है। 1950 में नेपाल की सत्ता में बदलाव आया। वहां जो राणा परिवार का शासन चला करता था थोड़ा अलोकप्रिय हो चुके थे, तो 1950 ईस्वी में स्थानीय जनता ने क्रांति किया, और स्थानीय जनता के क्रांति के फलस्वरूप नेपाल में राणा परिवार के शासन का अंत हो गया, और त्रिभुवन को नेपाल का राजा बनाया गया। और राजा त्रिभुवन की लोकप्रियता के कारण नेपाल के लोगों ने राजा त्रिभुवन को नेपाल का राष्ट्रपिता का दर्जा दिया।
लेकिन 1955 ईस्वी में राजा त्रिभुवन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब 1955 में राजा त्रिभुवन की मृत्यु हो गई तो राजा त्रिभुवन के मरने के बाद उनका पुत्र महेंद्र, राजा त्रिभुवन का बेटा महेंद्र नेपाल के राजा बने। और राजा महेंद्र ने अपनी जनता के इच्छाओं के अनुकूल नेपाल में संसदीय शासन व्यवस्था को, संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कर दिया। शासन के प्रधान राजा हो गए, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी, मतलब प्रधानमंत्री भी राजा के बाद शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगा। 1959 में जीपी कोइराला, मतलब गिरिजा प्रसाद कोइराला को नेपाल का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। और 1961 में राजा महेंद्र के द्वारा नेपाल में पंचायती व्यवस्था को, मतलब नेपाल में के संसद को पंचायत कहा जाता है, पंचायती व्यवस्था को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और 1962 में नेपाल का नया संविधान बना। और नेपाल में जब नया संविधान 1962 में बना तो नए संविधान के अनुसार नेपाल को एक हिंदू राज्य घोषित किया गया, राजशाही को सक्रिय बना दिया गया, दलहीन व्यवस्था की स्थापना की गई और सामाजिक वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया। 1972 के आसपास 72 ईस्वी में राजा महेंद्र की मृत्यु हो जाती है। और राजा महेंद्र के मरने के बाद वीरेंद्र, महेंद्र के पुत्र वीरेंद्र राजा बने। वीरेंद्र राजा बने और वीरेंद्र अपनी योग्यता के बल पर नेपाल के लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए थे, काफी प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन जून 2004 ईस्वी की कहानी है कि जून 2004 ईस्वी में नेपाल के इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा, क्योंकि राज परिवार हत्याकांड हो गई। अचानक कुछ नकाबपोश लोगों ने राजमहल में प्रवेश करके 2004 जून 2004 की घटना है कि नेपाल के राजमहल में कुछ नकाबपोश लोग पहुंच गए और राज परिवार के सारे लोगों की हत्या कर दी। क्योंकि नेपाल में एक परंपरा सी रही है कि हर गुरुवार के दिन राज परिवार के लोग रात्रि का डिनर एक साथ करते हैं। उसी डिनर के समय कुछ नकाबपोश लोग पहुंच गए और राज परिवार में जितने लोग थे उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन उस हत्या में 2 व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। वह थे, एक थे नेपाल के राजा वीरेंद्र का छोटा भाई ज्ञानेंद्र और ज्ञानेंद्र का बेटा, दोनों की हत्या नहीं हुई। काफी जांच पड़ताल के बाद पता नहीं चल पाया कि आखिर किसने उनकी हत्या की, वीरेंद्र की हत्या की। और वीरेंद्र की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र राजा बने। और जब ज्ञानेंद्र राजा बने तो ज्ञानेंद्र ने जनता के हितों पर प्रहार किया, संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया और राजशाही को कठोर कर दिया। लंबी अवधि से संसदीय व्यवस्था नेपाल में चली आ रही थी। ज्ञानेंद्र ने जब उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया तो ज्ञानेंद्र के विरुद्ध नेपाल में लोग संगठित होने लगे और नेपाल में राजतंत्र के विरुद्ध आवाज उठने लगे। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि राजा को अंत में जनता के सामने झुकना पड़ा और 2006 ईस्वी में नेपाल में संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत करनी पड़ी। राजशाही को अंत करना पड़ा और नेपाल में गणतंत्र की स्थापना की गई। राजा के पद को समाप्त कर दिया गया और राजा के जगह राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया। नेपाल में पहली बार नेपाल में गणतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत 2006 ईस्वी में हुई। तो 2006 में गणतांत्रिक नेपाल के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव को बनाया गया और गणतांत्रिक नेपाल के पहले प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को बनाया गया। वर्तमान समय में केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री है और विद्या देवी सिंह भंडारी जो एक महिला है नेपाल की राष्ट्रपति है। नेपाल के साथ भारत का एक सांस्कृतिक संबंध है, वैवाहिक संबंध है। इसके बीच सीमा रेखा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन हाल में चीन के हस्तक्षेप के कारण केपी ओली की जो रुख है भारत के विरुद्ध में जा रहा है। ये नेपाल था और वर्तमान समय में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया है। नेपाल से राजतंत्र का अंत हो गया है। नेपाल में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था वर्तमान में चल रही है। लेकिन नेपाल की कहानी है कि नेपाल में अभी तक संविधान नहीं बन पाया है। नेपाल में आज भी संवैधानिक व्यवस्था का संकट चल रहा है और नेपाल के संविधान के निर्माण में सबसे जो बड़ी बाधा है वह मधेसी। मन में प्रश्न होगा, मधेसी किसे कहते हैं, मधेसी है कौन? तो अपने बिहार के मधुबनी, दरभंगा जिला के कुछ लोग, कुछ नहीं लाखों की संख्या में लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं। उनके पूर्वज कई पीढ़ी से लोग वहीं रहते आ रहे हैं।
लेकिन जब नेपाल का संविधान नया बना तो नए संविधान में मधेशियों को नेपाल का नागरिक मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया गया। इनसे नेपाल की नागरिकता क्या कर ली गई, छीन ली गई। तो ये मधेशी उग्र रूप धारण करके वहां के संविधान को कई बार जलाने का काम किया, और जब भी संविधान लागू होता है उसके विरुद्ध ये लोग षड्यंत्र रच देते हैं। नेपाल के बाद आते हैं भूटान। भूटान बहुत छोटा सा देश है। ये जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये बीच में छोटा सा, ये भूटान देश है। भूटान, इनकी राजधानी, भूटान की राजधानी कहां है, थिम्पू, और इसके मुद्रा का नाम है न्यूगुल ट्रम। भूटान में प्रारंभ में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। प्रारंभ में भूटान में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, लेकिन अगल बगल के सभी देशों में जब लोकतंत्रीय व्यवस्था को देख लिया गया तो भूटान के राजा जिंगमे शिंगमे वांगचुक जो भूटान के शासक थे, अपने आसपास के देशों में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने भी अपने भूटान में राजतंत्रीय लोकतंत्र की स्थापना कर दिया। और राजतंत्रीय लोकतंत्र की स्थापना कर दिया भूटान को। और भूटान का राजधर्म क्या है, बौद्ध है। अन्य देशों में धर्म निरपेक्ष तो अपनाया गया, लेकिन भूटान का जो राष्ट्रीय धर्म है कौन है, बौद्ध है। अब वर्तमान समय में भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है, राजा नाम मात्र के प्रधान है। और भूटान की एक खासियत है कि कोई भी व्यक्ति मात्र 65 वर्ष की अवस्था तक ही राजा के राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। मतलब भूटान का राष्ट्रपति 65 साल तक ही अपने पद पर रह सकता है। 65 साल के बाद वह दोबारा चुनाव में नहीं आ सकता है। भूटान की राजनीति की एक विशेषता है, या भूटान विश्व का पहला देश है जहां राजनीति में आने के लिए प्रत्याशी को स्नातक होना जरूरी है, और उससे पहले एक वहां प्रतियोगिता परीक्षा होती है, और प्रतियोगिता परीक्षा में पास करके ही कोई चुनाव में खड़ा हो सकता है। नेपाल में संसद है। संसद के 2 अंग है, एक का नाम है राष्ट्रीय परिषद, और राष्ट्रीय परिषद जो बड़ा सदन है उसमें सदस्य की संख्या 25 है। नेपाल में जो सदन है उसके 2 अंग है, एक है राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा। भूटान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय परिषद में 25 मेंबर है, 20 + 5। इसमें 20 का निर्वाचन होता है और 5 का राजा के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। और जो दूसरा सदन है उसका नाम है राष्ट्रीय सभा, और राष्ट्रीय सभा में कुल मिलाकर 47 प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीय सभा में कितने प्रतिनिधि हैं, 47 प्रतिनिधि हैं। और यहां पर वर्तमान समय में जो राजा है उनका नाम है लोटे सेरिंग। भूटान के जो वर्तमान राजा है इनका नाम है लोटे शिरिंग। लोटे शिरिंग भूटान के वर्तमान राजा है, जो जिंगमे शिंगमे वांगचुक के उत्तराधिकारी है। भूटान की बात करते हैं, हम श्रीलंका की बात आते हैं। श्रीलंका, भूटान के बाद किसका नाम लेते हैं, श्रीलंका का नाम लेते हैं। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में बसा हुआ भारत का एक द्वीपीय पड़ोसी देश है, और भारत और श्रीलंका के बीच, यहां के बीच मात्र 52 किलोमीटर दूरी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, जिसका नाम आज बदल दिया गया है, और इसका नाम बदलकर जयवर्धनेपुरम कर दिया गया है। कोलंबो का नाम क्या है, जयवर्धनेपुरम। जयवर्धनेपुरम इसका क्या कर दिया गया है, नाम रख दिया गया है। श्रीलंका और भारत पाक जलडमरू, मतलब जब 2 बड़े जलराशि को, यहां है बंगाल की खाड़ी और इधर है हिंद महासागर, तो जब 2 बड़े जल के स्रोत को एक सरकरी जलधारा मिलाती है उसको जलडमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। तो पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच एक खाड़ी भी है, उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी यहां पर है, और 52 किलोमीटर मात्र दूरी है। श्रीलंका इंग्लैंड का गुलाम था, और श्रीलंका 1948 ईस्वी में इंग्लैंड से क्या हुआ, मुक्त हुआ। इंग्लैंड से के सत्ता से मुक्ति मिली,
और 1948 में श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद श्रीलंका ने भी अपना संविधान बनाया और श्रीलंका का संविधान 1978 में लागू हुआ और 1978 ईस्वी के पहले श्रीलंका को सिलोन या सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। मतलब श्रीलंका का जो पुराना नाम था, श्रीलंका को पहले सिलोन ऑब्लिक सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। मतलब श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन या क्या था, सिंघल द्वीप था। और 1948 में आजाद तो हो गया, लेकिन श्रीलंका में एक विवाद छिड़ गया। श्रीलंका में विवाद क्या छिड़ गया? तो श्रीलंका में दो जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, एक सिंघली है और दूसरा कौन है? तमिल है। श्रीलंका में जो सिंघली है बहुसंख्यक है, मतलब सिंघली की संख्या ज्यादा है और तमिल की संख्या क्या है? कम है। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत तमिलों को ऊंचे ऊंचे पद पर बैठाया, लेकिन सिंघली को कभी ऊंचे पद पर नहीं बैठाया। जबकि श्रीलंका में सिंघली ज्यादा थे, तमिल कम थे, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में श्रीलंका में तमिल को ऊंचे ऊंचे पद पर बैठाया गया, सिंघली को ऊंचा पद पर नहीं दिया गया। लेकिन जब श्रीलंका आजाद हो गया 1978 ईस्वी में श्रीलंका का संविधान लागू हुआ तो सिंघलियों की संख्या ज्यादा थी, तो सिंघलियों ने सारे ऊंचे ऊंचे पद पर अपना दबदबा बना लिया और तमिल को ऊंचे ऊंचे पद पर जाने से क्या कर दिया? रोक दिया। हालांकि और बहुत सारे तमिलों पर अत्याचार किए गए, उसे श्रीलंका से बाहर भगाने का, बाहर निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन श्रीलंका में जो तमिल थे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में, अत्याचार से लड़ने के लिए एक संगठन बनाया। तमिलों ने अपने हितों की रक्षा की खातिर एक संगठन बनाया जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम नामक एक संगठन की बनाया। और इसी संगठन के तले, बैनर तले तमिल लोगों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए श्रीलंका की सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। और तमिलों की मांग थी कि हमें एक राज्य दिया जाए, एक इलम राज्य की मांग करना शुरू कर दिया, एक नया राज्य इलम राज्य का मांग करना शुरू कर दिया। श्रीलंका की सरकार ने देने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम अब यहां से जा नहीं सकते हैं, हमें यहां का नागरिक बना दिया जाए और हमें एक जाफना जो द्वीप है उत्तर पूर्व में, चूने की चट्टान है, वह भूभाग हमें दे दिया जाए, हम लोग वहां आजादी से बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने सिंघलियों के इन बातों को मानने से क्या कर दिया? तमिलों के बात को मानने से इनकार कर दिया। तो तमिल सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिए और तमिलों का नेता कौन बने? प्रभाकरण के नेतृत्व में तमिल श्रीलंका की सरकार के विरुद्ध क्रांति छेड़ दिया। इस क्रांति में सिंघलियों की भी क्षति हुई। श्रीलंका की सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन सफलता प्रारंभ में नहीं मिली। हालांकि नॉर्वे के नेतृत्व में, विश्व बैंक के नेतृत्व में, सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में तमिल और सिंघली के बीच शांति समझौता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कई बार किया गया शांति समझौता का प्रयास असफल रहा। श्रीलंका की सरकार ने 1987 ईस्वी में भारत से भी शांति सहायता भेजने की मांग किया था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने श्रीलंका में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपना शांति सेना भेजा, लेकिन उस शांति सेना ने श्रीलंका में जब तक शांति सेना रही वहां पर शांति व्यवस्था कायम रहा। लेकिन जैसे ही सेना, मतलब चंद्रिका कुमार तुंग जब वहां के राष्ट्रपति बने तो भारत के शांति सेना को वापस कर दिया और कहा हमें किसी शांति सेना के सहयोग की जरूरत नहीं है, हम अपने यहां की व्यवस्था को संभालने में सक्षम हैं। जैसे ही शांति सेना श्रीलंका से लौटकर इंडिया में आ गई, अपने देश आ गई, तो तमिलों ने पुनः अत्याचार करना शुरू कर दिया अपने हित की रक्षा के लिए। और अंत में चंद्रिका कुमार जब राष्ट्रपति बने तो 1994 ईस्वी में तमिल लोगों को जाफना प्रायद्वीप से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और जाफना प्रायद्वीप से बाहर करके, जाफना द्वीप से बाहर करके सिंघलियों ने तमिलों के विरुद्ध, या श्रीलंका की सरकार ने तमिलों के विरुद्ध 2002 ईस्वी में एक बहुत बड़ा युद्ध किया। उस युद्ध को जल युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में लगभग 20,000 तमिल सेना क्या हो गए? मारे गए। और
उनकी स्थिति थोड़ी सी क्या हो गई, कमजोर हो गई। तमिलों के जो नेता थे प्रभाकरन, उनकी भी हत्या कर दी गई। तब जाकर के श्रीलंका में जो नस्लीय संघर्ष था, सिंहली और तमिल के बीच जो जातीय संघर्ष था, वह जातीय संघर्ष क्या हो गया, रुक गया। और ये स्थिति है हमारा। अब देख लीजिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं, हमने चर्चा किया भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इसकी स्थिति आप ध्यान कर लेंगे। यहाँ पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, यहाँ अफगानिस्तान है जो छोटा सा दूरी यहाँ मिलता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक चीन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल है। ये जो बीच में है यह भूटान है, और ये जो बीच में देख रहे हैं बांग्लादेश, और ये जो सीमा आप देख रहे हैं यह म्यांमार की सीमा है। भारत का चित्र है। भारत की इधर दक्षिण में श्रीलंका है। अब हमारे सामने एक नया टॉपिक आता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमेशा भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और विवाद होते रहता है। तो विवाद क्यों होता है, विवाद के क्या कारण होते हैं, इस बातों पर चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।